हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे उसमें हमने ये बात की कि क्या क्या करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, या फिर फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, पूरा 9 मंथ तक हमने ये देखा कि हमको क्या करना चाहिए। आज स्पेशली जो वीडियो है वो उसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि स्पेशली सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए बिग नो है, और उसको अगर आप करते हैं तो आप ट्रबल में पड़ सकते हैं। पॉइंट वाइज देखेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव जरूर होने वाला है, क्योंकि इसमें से एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि इससे पहले मैं आपको थैंक यू बोल दूं, थैंक यू सो मच। आज जो है वो 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 1000 हुए थे तो मैंने आप लोगों को पोस्ट डाली थी, आज 2000 हो गए। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, क्या नहीं करने में सबसे पहली चीज तो आपको मैं बता दूं, जो कि बहुत ही वेल नोन है, ये सबको लगता है कि मुझे पता है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते। जैसे कि क्या, जैसे कि आपको बाहर की चीजें नहीं खानी है, यानी कि जंक फूड नहीं खाना है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि स्पेशली क्या होता है, हमको पता नहीं होता मार्केट में कौन सी चीज बासी मिल रही है, कौन सी चीज ताजा है। जो तेल है वो बार बार फ्राई हो रहा है उसी में, वो हमेशा जो ऑयल है जिसमें वो तलते हैं, जो तेल है उसको हटाते नहीं है, उसी को रिपीट करते रहते हैं। तो वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। जंक फूड में कोई भी आपके विटामिन एंड मिनरल्स नहीं होते हैं, तो वो आपका पेट तो फुल कर देंगे, आपकी जो भूख की नीड है उसको पूरा कर देंगे, लेकिन आपको और आपके बेबी को न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, आपका बेबी जो है वो वीक हो सकता है, उसके अंदर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उसका डेवलपमेंट अच्छे से ना हो। तो मैं मानती हूं आपको ये सारी चीजें पसंद है, लेकिन अपनी जबान पे आपको कम से कम 9 महीने के लिए तो कंट्रोल रखना ही होगा। ये आपसे ज्यादा आपकी बेबी की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। इसीलिए मुझे पता है कि ये पॉइंट सबको पता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट पे जगह इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेबी को बहुत बुरी तरीके से हार्म कर सकता है, तो बिल्कुल आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। हालांकि सेकंड ट्राइमेस्टर ऐसा होता है जिसमें आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, तो मेक श्योर अगर आप जहां से ले रहे हैं हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, अच्छे से कुक्ड है या नहीं इसका देखें। तो एक आध बार आप कभी ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, चूंकि ये सेकंड ट्राइमेस्टर है। लेकिन अगर ये फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर होता तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल मना करती, क्योंकि वो दोनों ट्राइमेस्टर बिल्कुल भी सेफ नहीं है बाहर की चीजें लेने के लिए। सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा आप ले सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा छूट दे रही हूं मैं, पूरा नहीं कि आप जाके डेली खाए जा रहे हो, नहीं, एक आध बार ले सकते हो पूरे ट्राइमेस्टर में बस। तो चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। पोस्चर क्या, पोस्चर मतलब 2 होता है। एक तो हो गया आपका सोने का पोस्चर, कि आपको स्लीपिंग पोजीशन अपनी क्या रखनी है। दूसरा ये हो गया कि आप चलते समय, उठते समय, बैठते समय क्या मतलब नॉर्मली जैसे पहले भी चलते उठते बैठते थे वैसे बैठ उठ सकते हो, या आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो बिल्कुल आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको कभी भी, जैसे हम क्या होता है, अचानक से कहीं पे बैठे रहते हैं, चल देते हैं, बैठे रहते हैं, अचानक से खड़े हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमको नहीं करनी है। हमको हमेशा सपोर्ट के साथ, यानी अपने हैंड्स का सपोर्ट लेकर के उठना है, तो हैंड लगा करके सपोर्ट से उठना है। लेटे हैं तो भी हमको सपोर्ट से ही उठना है। चलना है तो भी हमको एक बाय एक खड़े होकर के अचानक से नहीं चलने लगना है। ये चीज आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पोस्चर का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बैठते समय आपको स्पेशली ध्यान ये रखना है कि जनरली इस ट्राइमेस्टर में लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके फेस पे, हैंड पे, स्पेशली लेग्स पे जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। तो उससे कैसे बच सकते हैं, जैसे कि आप जब भी लेटे हो तो कोशिश कीजिए अपने पैर के नीचे एक ऐसे, जैसे ये मैंने लिया है ना, ये इस टाइप की जो पिलो होती है, इसको यानी कि जिसको मसलन बोलते हैं, वो आप पैर के नीचे रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा और आपको ये स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम से निजात मिलेगा। दूसरी चीज, हम लेटते समय तो जनरली ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हम बैठते हैं, हम जिस चेयर पे बैठ रहे हैं, अगर हमारी हाइट इतनी नहीं है कि हमारा जो लेग है वो प्रॉपरली पूरा ऐसे जमीन पे सेट हो रहा हो, मान लीजिए ये जमीन है तो इस पे हमारा लेग अगर पूरा प्रॉपरली ऐसे सेट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, नीचे स्टूल रखना है या कोई ऐसी चीज रखना है जिसको रखने के बाद हमारा पैर पूरा प्रॉपरली ऐसे सेट हो जाए। क्योंकि पैर अगर ऐसे टंगा हुआ है, हवा में है, यानी कि पूरा टच नहीं है, तो भी क्या है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। इसीलिए आपको इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये भी बहुत ज्यादा पॉइंट
जरूरी पॉइंट्स में ही आता है कि आप जिस भी पोजीशन में हैं उस पोजीशन में आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक ना रहें। जैसे कि अगर आप बैठे हैं, जैसे मैं इस पोजीशन में बैठी हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा देर तक इसी पोजीशन में नहीं बैठना है। थोड़ी देर के बाद मैं बैठी ही रहूंगी, लेकिन अपनी पोजीशन को मुझे चेंज करना है, हल्का सा लेग्स को मूव कर लेना है, हल्का सा बैक को ऐसे कर लेना है। कहने का मतलब ये है कि अपनी जो पोजीशन है वो मुझे चेंज करनी है। बहुत देर तक ना मुझे बैठे रहना है, ना ही बहुत देर तक खड़े रहना है। अगर आप बहुत देर तक खड़े हो, मान लीजिए आप कुकिंग भी कर रहे हो, 2-2.5 घंटे लगातार आपने कुकिंग कर ली, आपने कोई ब्रेक नहीं लिया, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके लेग्स में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, आपको चक्कर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपको चक्कर आ सकता है और कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप गिर भी जाओ। इसीलिए क्या है, आप थोड़ी देर खड़े हो, खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो 5 मिनट या 2 मिनट ही सही आकर के बैठो, कहीं भी बैठो, अपनी किचन में ही चेयर रखो, लेकिन बैठिए थोड़ी देर के लिए। या फिर आप बैठे हैं तो थोड़ी देर मान लीजिए रेस्ट ही कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो बैठे हुए हैं थोड़ी देर, लेकिन थोड़ी देर उतर लीजिए, 2-4 कदम चल लीजिए इधर उधर, फिर आकर के बैठ जाइए। यानी कि आपको जो अपनी पोजीशन है उसको चेंज करते रहना है, एक ही पोजीशन में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहना है। इससे भी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो 3 पॉइंट है इनका आपको ध्यान रखना ही रखना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है इसके बारे में सब जानना चाहते हैं, और वो पॉइंट ये है कि हमें सोना किस पोजीशन में चाहिए। इसका हमको बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इतना ज्यादा इन चीजों के लिए वरी करने वाला नहीं होता है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप राइट पोजिशन पे या फिर स्ट्रेट भी थोड़ी देर के लिए सो जाते हो तो वो चल जाता है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने से ही आपको अपनी हैबिट ये डालनी है कि आप जो है 80 से 85-90% जो है वो लेफ्ट साइड में ही सो, यानी इधर का करवट लेकर के सो। अगर आपको अपनी पोजीशन चेंज भी करनी है तो थोड़ी देर के लिए आप राइट करवट पे आ सकते हो, लेकिन स्ट्रेट तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है, मतलब 15 मिनट भी नहीं सोना है, नहीं मतलब नहीं सोना है। इससे क्या होता है, आपके बेबी को ब्लड, जिसे बोलते हैं कि ऑक्सीजन की, ब्लड की, एंड ब्लड में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई नहीं मिल पाती है, और ये बेबी के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जो है वो सीधे नहीं सोना है, आपको ज्यादातर लेफ्ट साइड में सोना है। अगर पोजीशन चेंज भी करनी है थोड़ी देर के लिए तो आपको राइट सोना है, ठीक है। तो अपने सोने की पोजीशन का आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। अगली चीज की बात करूं, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप एक पोजीशन में बहुत देर तक खड़े हो तो आपको चक्कर आ सकता है, या एक पोजीशन में आप लेटे हो या एक ही पोजीशन में बहुत देर तक जिसे बोलते हैं बैठे हुए हो, तो क्या प्रॉब्लम होता है जनरली कि जो आपका स्टमक एरिया है, यानी कि जो पेट है आपका, वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बेबी जो है बिल्कुल कहीं फंस सा गया है, अटक सा गया है। स्पेशली ये सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी होता है, स्पेशली जिसे बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये ज्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे बेबी फंस गया है, ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, और वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सी पोजीशन होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जिसे बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन की वो निशानी होती है, और उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी एक तरह से एक्टिव लेबर पेन के लिए तैयार हो रही होती है। इससे घबराने वाली कोई भी बिल्कुल बात नहीं है, बस इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि आपको अपना पोस्चर जो है वो चेंज करते रहना है। एक पोजीशन में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहना है, थोड़ा सा पोजीशन मूव करते रहना है। और अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है आपके साथ, जो कि जनरल है, होगा ही, सबके साथ होता है, आपके साथ भी आपको लग रहा है कि आपका पेट बहुत टाइट हो गया है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर बेबी मूव नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी पीना है। चाहे आप नॉर्मल पानी लीजिए या फिर कोकोनट वाटर लीजिए, या फिर ज्यादा कुछ नहीं तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि ग्लूकॉन डी आप अपने पास जरूर इस पीरियड में रखिए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है वो। तो ग्लूकॉन डी लीजिए, उसको स्टर कीजिए और उसके बाद उसको ले लीजिए। ग्लूकॉन डी पीने के बाद आप उठिए और थोड़ी देर के लिए, थोड़ा धीरे धीरे ही, अगर मान लीजिए कि कुछ प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, लेकिन फिर भी उसमें जेंटल वॉक तो आप कर ही सकते हैं, तो बिल्कुल हल्का हल्का सा अपने ही रूम में, कहीं और नहीं, थोड़ा सा वॉक कीजिए। तो आप क्या देखेंगे, आपका जो पेट है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा, यानी कि जो स्टिफनेस थी वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आपको जो है बहुत ही रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन आता रहता है फोन में, तो क्या है, बहुत ही अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा, बेबी मूव करने लगेगा। ठीक, ये चीज बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। जनरली थर्ड ट्राइमेस्टर में तो ये बहुत ही ज्यादा होता है, बेबी जो है अटक सा जाता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है क्या करूं क्या करूं। तो बस आप यही करो, ग्लूकॉन डी ले लो और उसके बाद थोड़ा सा वॉक करिए, या फिर अगर आप वॉक कर रहे हैं, खड़े हैं, तो थोड़ा सा लेट जाइए लेफ्ट करवट होकर के, देखिएगा आपको पक्का इससे आराम मिलने वाला है।
ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ये आपका सेकंड ट्राइमेस्टर लग चुका है। हालांकि मैंने इस चीज के लिए बहुत ही पहले से कहा है कि जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं, उसी समय से आपको अपने स्टमक एरिया की एंड साथ ही साथ आपको अपने ब्रेस्ट एरिया की भी केयर बहुत अच्छे से करनी है। लेकिन मान लीजिए इन केस आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में केयर नहीं कर पाए हैं, या आपको नहीं पता था, या आप जरूरी नहीं समझ रहे थे, तो ये ट्राइमेस्टर ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा सटीक टाइम है ब्रेस्ट की केयर स्टार्ट करने का। क्योंकि मैं आपको बता दूं सीरियसली, अगर बेबी को डिलीवर करने के बाद लेडी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किसी चीज में फेस करती है, यानी कि बेबी को पालने से ज्यादा, बेबी को पेट में रखने से ज्यादा सबसे डिफिकल्ट उसको कुछ लगता है, तो वो है उसको फीड कराना, यानी कि ब्रेस्ट फीड कराना सबसे मुश्किल काम होता है। ये 80% से ज्यादा लड़कियों की कंप्लेन होती है, स्पेशली फर्स्ट बेबी में, क्योंकि फर्स्ट बेबी में ना ही मदर को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और ना ही जो फर्स्ट बेबी होता है उसको इतना ज्यादा लैच की जिसे बोलते हैं कि टेक्निक होती है। कुछ बच्चों को तो होती है, लेकिन कुछ बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को नहीं होती। तो ऐसे में क्या है, अगर आपने ब्रेस्ट की केयर नहीं किया है तो सोर निपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कि मैंने बहुत ही जिसे बोलते हैं तबीयत से झेला है, तो मैं उसको जानती हूँ। इसलिए मैं आपको पहले से अवेयर कर रही हूँ, क्योंकि तब मुझे ये नॉलेज नहीं थी। अभी तो खैर बहुत अच्छी नॉलेज हो गई इन सारे टॉपिक्स पे, काफी रिसर्च की, काफी पढ़ा, काफी डॉक्टर्स से बात किया, तो काफी कुछ अच्छा पता है। तो इसीलिए आपको इसका जो है वो फायदा दे रही हूं मैं। आप भी इससे फायदा लीजिए। और फायदा क्या है, यही कि आपको अपने ब्रेस्ट की केयर करनी है। अगर आपने कोई क्रीम ली है जो कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए है, या जो ऑयल लिया है उसको आप अपने ब्रेस्ट एरिया पे भी अप्लाई कीजिए। और नहीं है कुछ तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी क्रीम्स महंगी आती हैं। आपको करना क्या है, जेंटली कोकोनट ऑयल लेना है, और उसमें आपको जिसे बोलते हैं कि कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल ज्यादा बेटर रहेगा। आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और उसमें विटामिन ई, इसको तीनों को अच्छे से, और एलोवेरा जेल, ये चारों चीज अच्छे से मिक्स कीजिए। और मिक्स करने के बाद इसको आप अपने टमी एरिया पे भी लगा सकते हो, और आप इसको ब्रेस्ट एरिया पे भी लगा सकते हो, थाइस पे भी अप्लाई करते हो। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, और आप इसको करके देखिएगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये जो पॉइंट था वो ब्रेस्ट से रिलेटेड था, यानी कि आपको अपने ब्रेस्ट को यूं ही नहीं छोड़ना है, उसकी केयर बहुत अच्छे से करनी है, जेंटली उसको हल्का सा मसाज करना है, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें कि जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोगों में ये है कि प्रेगनेंसी जो होती है तो बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा से बोलते हैं, ये कहते हैं कि खूबसूरत हो गए, यानी कि उनकी स्किन में बहुत ग्लो आ जाता है, हेयर्स जो है वो बहुत शाइनी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनको जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि उनकी स्किन जितनी अच्छी थी उससे भी बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं कि खराब हो जाती है। खराब इन द सेंस बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट करने लगती है, यानी कि बहुत ऑयली स्किन हो जाती है, जिसे बोलते हैं कि पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर ब्लैक कलर के ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, यानी कि ब्लैक मार्क्स हो जाते हैं चेहरे पे, जनरली इस एरिया पे होते हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज्यादा वरी हो जाती है लड़कियां। उनको लगता है कि ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे नहीं रहने वाला है। जब आप बेबी डिलीवर कर दोगे तो धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि इसके लिए जब आप ट्रीटमेंट करवाने जाओगे, आप कोई क्रीम लेने जाओगे, तो वो आपके बेबी के लिए बहुत ज्यादा हार्म हो सकती है। क्योंकि इस तरह की क्रीम में जो भी चीजें यूज की जाती है बनाने में, जो भी केमिकल यूज किए जाते हैं, इसमें विटामिन ए भी ज्यादा होता है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, हार्म करती हैं। बहुत ज्यादा आपको अपने हेयर कलर पे भी नहीं ध्यान देना है। मैं तो बहुत लेट किया करती थी हेयर कलर, मेरे हेयर भी जो है ग्रे हेयर हैं काफी, तो मुझे भी कलर करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या है, मैं प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ही ज्यादा, जब मुझे कहीं रेयरली जाना है तो ही मैं करती थी, अदरवाइज नहीं करती थी, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हार्म करती हैं आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव मेकअप का यूज नहीं करना है। जैसे बहुत लोगों की हैबिट होती है, घर में है फिर भी मेकअप अप्लाई किए रहते हैं सुबह से शाम तक, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यानी कि जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी इस तरह की क्रीम्स होती हैं, वो सारी चीजें, या जो कलर होते हैं, डाई होती है, ये सारी चीजें बेबी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो आपको इसको बहुत ही ज्यादा नीड हो तभी करना है। इसके लिए आप जेंटली कुछ नहीं, आप सिर्फ एलोवेरा क्रीम, अगर आपको एलोवेरा क्रीम या फिर एलोवेरा मिल जाए, ऐसे बोलते हैं इससे पेड़ मतलब लगाया हुआ नहीं होता है, फ्रेश एलोवेरा, वो मिल जाए उसको लगाइए, वो बहुत ही बेस्ट है। वो नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, और वो धीरे धीरे ठीक भी कर देगा आपकी प्रॉब्लम को। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है, इसको सीरियसली लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। थोड़े दिन के लिए अपने बेबी के लिए मेकअप तो मुझे लगता है छोड़ ही सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और स्किन अपने आप ठीक हो जाएगी जैसे ही बेबी बाहर आ जाएगा। क्योंकि ये सारे चेंजेस जो हो रहे थे वो हार्मोन्स के कारण हो रहे होते हैं। तो जब एक बार सब कुछ सेटल हो जाएगा बॉडी में, तो ये सारे चेंजेस भी अपने आप ठीक हो जाएंगे।
अगला जो पॉइंट है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है इसमें जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी एंड टेस्ट आपके होते हैं। तो आपको, बहुत सारे लोगों में अभी भी मिथ है कि हमें टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, सोनोग्राफी से बच्चे को नुकसान होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सोनोग्राफी बिल्कुल सेफ है, बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। इस समय आपको जो है तीसरे महीने के लास्ट या कुछ डॉक्टर चौथे महीने के यानी सेकंड ट्राइमेस्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एंटी स्कैन करवाते हैं, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है। अगर आपने नहीं देखा है कि कौन सा सोनोग्राफी कितने दिन पे करना चाहिए, किस मंथ में करना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे हैं, यानी कि बच्चे में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं और हमारे अंदर क्या क्या देखा जाता है किस टेस्ट में, वो मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा वीडियो आराम से ये वाला देख सकते हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उस वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार भी दे रहे हो, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो आपको क्या करना है, इस समय जो टेस्ट और जो स्कैन है उसको जरूर करवाना है, क्योंकि अगर बेबी में कोई जिसे बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट हुआ, जो कि बहुत ज्यादा कई बार होता है कि बच्चा जो है बाद में जो है 9 मंथ के बाद जब होता भी है तो वो सर्वाइव करने लायक नहीं होता। तो इस टाइम पर क्या है, डॉक्टर और आप मिल करके एक्शन ले सकते हो कुछ, तो ये एक सेफेस्ट टाइम होता है। इसलिए आपको इस समय के जो टेस्ट हैं उनको बहुत ही जिसे बोलते हैं अच्छे से ध्यान रखना है, उसको आपको बहुत मतलब लाइटली नहीं लेना है, ठीक। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के लिए। अब ये सारी चीजें जिसे आप कह सकते हो कि मोटा मोटा फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी लागू होती हैं, लेकिन हर ट्राइमेस्टर के लिए अलग से कुछ चीजें होती हैं, तो मैं उनके लिए भी वीडियोस लेकर आऊंगी। अभी ये सेकंड ट्राइमेस्टर के लिए है, मैं फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए भी बता दूंगी, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ और चीजें हैं जो ध्यान भी रखनी चाहिए और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ और चीजें हैं जिनको कि हमें नहीं करना चाहिए और करना चाहिए, तो वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। ये वाला वीडियो कैसा लगा, इसमें मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं उनका आप बेहद ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि अभी मैं कोई और डिफिकल्टी फेस कर रही हूं, मुझे उसका आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि हाँ, ये मैं मानती हूं कि पहले से थोड़ा सा ज्यादा टाइम मुझे, पहले क्या है, पहले मैं तुरंत रिप्लाई कर देती थी, अब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं आप लोगों के रिप्लाई करने में। उसके पीछे रीजन ये है कि पहले जो हमारी फैमिली थी वो थोड़ी छोटी थी, तो उसमें कमेंट थोड़े से आते थे, तो मुझे वो रिप्लाई करना बहुत ही आसान होता था, मैं रिप्लाई कर देती थी। अभी क्या है, फैमिली हमारी बड़ी होती जा रही है, तो कमेंट्स भी ज्यादा आ रहे हैं, आप लोग ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ज्यादा लोगों को आंसर देने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और आपको पता ही है, बेबी भी मेरे पास है, एक छोटी सी, सब कुछ मैनेज करना है, घर की भी सारी चीजें, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आई होप आप लोग उन चीजों को समझ रहे होगे, लेकिन हाँ, मैं रिप्लाई सबका करती हूँ। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैंने मतलब आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। हाँ, 1-2 कॉमेंट है जिनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाई हूँ, उसके पीछे रीजन इतना है कि वो कमेंट्स मुझे समझ ही नहीं आए हैं, मुझे नहीं पता, आई थिंक शायद वो किसी और लैंग्वेज में है, मतलब शायद बंगला में है, आई थिंक बंगाल से है कोई, उन्होंने किया है, या उनकी जो भी लैंग्वेज है उसको मैं सॉरी समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आप हिंदी जानते हो या इंग्लिश जानते हो तो उसमें आप मुझे बोलो तो मैं समझ जाऊंगी। 2 ही लैंग्वेज, या फिर भोजपुरी थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ, तो इनमें समझ सकती हूँ। बाकी अगर आप कुछ और लैंग्वेज यूज करते हो तो सॉरी, मैं ना समझ पाने के कारण उसका आंसर नहीं दे पा रही हूँ। बाकी ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं आपको अवॉइड कर रही हूँ या आपका आंसर नहीं दे रही हूँ। और हाँ, मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाली है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उस पर अपनी वोट जरूर दे दीजिएगा कि क्या 12 अक्टूबर को आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। मुझे बेसब्री से आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा। 12 तारीख को बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 11 दिन और हैं, तो आप लोग जो है जरूर मुझे बताइएगा, उस पर वोट करके, उस पर लिख करके, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड लास्ट में जरूर कहूंगी कि इन सारी चीजों को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये सारी चीजें जो भी मैंने बताई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और अपनी डाइट में आप क्या क्या शामिल कर सकते हो, यहाँ आज मैंने आपको ये बताया है कि क्या आपको नहीं करना है। मैं डाइट से रिलेटेड भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जो स्पेशली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर को डेडिकेटेड होंगे, और उसमें कुछ चीजें माइनस प्लस होती रहेंगी, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। उस वीडियो को भी देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए बाय एवरीवन।